आदाब, नमस्कार। मानव आवाज़ से मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव, मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रथम स्थापना दिवस की। बता दें, आज यूनिवर्सिटी की आधारशिला को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और यूनिवर्सिटी अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अग्रसर है। भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह द्वारा वर्ष भर की प्रगति आख्या को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान में चल रही गतिविधियों के विषय में जानकारी दी और भावी योजनाओं से भी अवगत कराया। भव्य कार्यक्रम को मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर सुधीर एम बोबडे ने भी अपने संबोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बताया और देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के कुछ टिप्स भी दिए। कार्यक्रम को भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने भी संबोधित किया और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश में विकास हो मगर जल जंगल जानवर का विनाश न हो। सरस्वती कर रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करता हूं। सभागार में स्वामी सहजानंद जी महाराज का स्वागत नरेश मलिक के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस रोड मैप पर काम भी हुआ है। आज इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के अंदर शिक्षा क्षेत्र के बारे में प्रगति की कुछ जानकारी आपके बीच में मैंने रखने का विचार किया है। देश भर के अंदर यदि हम पिछले 8.5 वर्षों का मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो 2013 और 2014 में देश के अंदर जो IIT हैं वो 16 थे, 16 थे। आज के समय हम विचार करते हैं तो उनकी संख्या बढ़कर 23 हुई है। हम यदि IIM के बारे में विचार करते हैं तो उस समय 13 थे, आज वो बढ़कर 20 हुए हैं। जैसा ही अपना विश्वविद्यालय है, ऐसे विश्वविद्यालयों की जब तुलना करते हैं तो 723 विश्वविद्यालय संपूर्ण देश के अंदर थे। आज वो संख्या बढ़कर 1043 ये हुई है। इन विश्वविद्यालयों के साथ जो संबद्ध कॉलेज है वो 36,634 थे, बढ़कर इसमें 42,343 हुए हैं। और इसी क्रम में लगभग 3,45,00,000 छात्रों से बढ़कर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या भी लगभग 4 करोड़ हुई। लेकिन देश के अंदर
उच्च शिक्षा का मॉडल ये दुनिया की तुलना में एक श्रेष्ठ मॉडल बने, इस दिशा में देश की केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार प्रयासरत है। जैसे मैंने उच्च शिक्षा का उल्लेख किया, वैसे ही मेडिकल के क्षेत्र में हमारी प्रगति का जब हम विचार करते हैं तो 6 एम्स से बढ़कर अब यह संख्या 16 हुई है, और एमबीबीएस की सीटों की तुलना करते हैं तो 54,348 से बढ़कर 53% की वृद्धि करते हुए 83,275 हुई है। ऐसे जो MSMD यानी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्षेत्र में जो हम कहेंगे तो 30,191 से बढ़कर 80% की वृद्धि होकर ये 54,276 ये स्थानों की वृद्धि देश भर के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर तैयार हों इस दिशा में पहल हुई है। यहाँ पर बहनें बैठी हैं तो छात्राओं का पढ़ने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है GER उसको बोलते हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, 2013 की तुलना में 39% ये बढ़ाने का काम इस समय किया है। और जिसको 11 और 12 के छात्र पढ़ना छोड़ देती हैं लड़कियां, ड्रॉप आउट जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ये ड्रॉप आउट भी कम हो रहा है। उच्च शिक्षा में अब प्रतिशत के आधार पर विचार करेंगे तो लड़कियों के पढ़ने का रेशो भी बढ़ा है, 18% की वृद्धि इस सब के अंदर हुई है। जिन विद्यालयों के अंदर बालिकाएं पढ़ती हैं तो उनको सुविधा मिले, और प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी कि उन सारे क्षेत्रों के अंदर उनको स्वतंत्र शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। 97% ये काम संपूर्ण देश के अंदर पूर्ण करने का काम ये केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ है। हमारा नौजवान इसको कौशल आय, स्किल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, इस दिशा में विचार करते हैं तो हम 10,000 की तुलना में 15,000 ITI संपूर्ण देश के अंदर ये हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं वहां पर अब 22 नए विश्वविद्यालय और लद्दाख के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस दिशा में पहल हुई है। यहाँ पर मैंने आपके बीच में एक तरह से केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या पहल कर रही है उस विषय के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन यह विश्वविद्यालय विद्या का मंदिर है। हमारे यहाँ विद्या का आदर्श माना गया है। शिक्षा का अर्थ क्या है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, सा विद्या या विमुक्ति, जो हमको मुक्ति का मार्ग सिखाती है वही वास्तव में सही विद्या है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सह धर्म, जो हमारी नैतिक उन्नति भी करते हैं और जो हमको भौतिक उन्नति, जिसको रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई इंफ्रास्ट्रक्चर, आज की भाषा में जितनी भी बातें बोली जाती है, दोनों का मार्ग सिखाए, वास्तव में वह विद्या वही शाश्वत धर्म है। इस दृष्टि से विचार करते हैं तो हम देश भर के अंदर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में थोड़ा सा बोबड़े जी ने बोला, उस विषय को ध्यान में रखकर देश भर के अंदर एक शिक्षा का नया मॉडल, जिसकी देश के अंदर बहुत पहले से मांग थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंतर्गत देश भर के अंदर हम जो प्रयास कर रहे हैं और जो शिक्षा के माध्यम से देश की आज की आवश्यकता और विश्व की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। अभी टेक्नोलॉजी की चर्चा हुई तो हमको शिक्षा का ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें लोगों को बेरोजगार तैयार नहीं करना, जिसमें से लोगों को अपना जीविकोपार्जन और अपने देश की आर्थिक उन्नति हो, ऐसा शिक्षा का एक मॉडल हमारे देश के अंदर लागू हो। वर्तमान के अंदर इस बात को ध्यान में रखकर संपूर्ण देश के अंदर हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय इस नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ इस दिशा में प्रयासरत हैं, और इसलिए हम उच्च शिक्षा विभूषित भी है, लेकिन समाज के अंदर इस प्रकार के काम करने को हमने सीखा है, जिसके कारण से हमको रोजगार भी मिलता है और हम साथ साथ अपने देश की आर्थिक उन्नति करते हैं। इस प्रकार का एक शिक्षा का मॉडल इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू हो, इस प्रकार का प्रयास करने का इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत प्रयास है। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास करते करते इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो भौतिक संसाधन है, जल है, जंगल है, जमीन है, जानवर है, इनको समाप्त करने वाला विकास तो दुनिया में बहुत बड़ा है, जिसके कारण से आज का जलवायु परिवर्तन, आज के अनेक प्रकार के रोग विकसित हुए हैं। और इसलिए हमको विकास करते समय पर्यावरण का विनाश करने वाला नहीं,
पर्यावरण को विकास करने वाला ऐसा एक विकास का मॉडल चाहिए। और इसलिए आज के हमारे शिक्षा के छात्रों के अंदर इस पर्यावरण के प्रति भी प्रेम, पर्यावरण को रखते हुए विकास, इस प्रकार का एक सुस्थिर विकास जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस प्रकार के विकास की कल्पना के साथ हमारे देश के नागरिक तैयार हों, दूसरा लक्ष्य लेकर ये प्रयास हो रहा है। तीसरा, संपूर्ण देश बहुत बड़ा है, भाषाओं के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अनेक भेद हैं, लेकिन अनेक भेद होते हुए भी हम सब एक हैं। हम भारत माता की संतान हैं और सबके अंदर एक ही परम तत्व का वास है। ये जो इंटीग्रेशन की दृष्टि है, लड़ाने वाली नहीं, जोड़ने वाली दृष्टि, आज देश के अंदर लड़ाने की बातें बहुत होती है, अनेक बातों को लेकर होती है, लेकिन इस शिक्षा के माध्यम से ऐसे नागरिक तैयार हों जिनकी दृष्टि एकात्म दृष्टि हो, इंटीग्रेटेड दृष्टि हो, देश के प्रति समर्पित लोग हों। भाषाएं अलग अलग होंगी, क्षेत्र अलग अलग होंगे, खान पान अलग अलग होगा, वेशभूषा अलग अलग होगी, लेकिन हम सब एक हैं। इस प्रकार के संस्कार को जागृत करने वाली शिक्षा ये हम दे सकें, इस प्रकार के मॉडल की आवश्यकता है। साथ ही साथ समाज का जो दुख है, संवेदनशीलता जिसको बोलते हैं, जिसको कवि ने बहुत अच्छे शब्द में कहा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अपना देश, अपने देश के नागरिक वो कौन सी जाति में जन्मे हैं, वो महिला है कि पुरुष है, उनका कष्ट और मेरा कष्ट ये एक है, क्योंकि हम एक हैं। और इसलिए एक दूसरे के कष्टों को समझकर उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास, यह जो हृदय के अंदर की संवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता बनाए रखते हुए और बढ़ाते हुए हम अपने नागरिकों को तैयार करें, ये आज की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी महत्व का विषय है और इसमें टेक्नोलॉजी के कारण से विकास का मार्ग खुलता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, यदि देश में करप्शन को कम करना है तो टेक्नोलॉजी उसका एक माध्यम हो सकती है। और हम देख रहे हैं अनेक बार नेताओं की भाषा में सुनते हैं कि पहले 15 पैसे पहुंचते थे, अब पूरे 1 रुपया जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। और इसलिए विकास के साथ टेक्नोलॉजी को यदि हम जोड़ते हैं तो विकास की गति बढ़ती है, जिसको बोबड़े जी ने अपने शब्दों में उल्लेख किया कि $5 ट्रिलियन यदि अपने को इकोनॉमी होनी है तो उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग है। और इसलिए आज के समय हमारे एक नेता ने बोलते हुए कहा कि शिक्षित और अशिक्षित का पैमाना क्या है। तो उनका शिक्षित और अशिक्षित का पैमाना आज से 20 साल 25 साल पहले क्या था कि अपना नाम लिखना जानते कि नहीं जानते, लेकिन आज का पैमाना क्या है कि कंप्यूटर जानते कि नहीं जानते। जो कंप्यूटर नहीं जानता वो अशिक्षित है, नाम लिखना तो सब सीख ही गए हैं। और इसलिए आज के समय गांव सुदूर घर में रहने वाली लड़की लड़के छात्र छात्राएं भाई बहन वो कौन से क्षेत्र के हैं, वो इंटीरियर है कि शहर के रहने वाले हैं, ये सब टेक्नोलॉजी से विभूषित हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आए और टेक्नोलॉजी के कारण से डेवलपमेंट को हम विकसित करें, ये आज के एक शिक्षा के मॉडल के अंदर हम सबको रखने की आवश्यकता है। जिसको मैंने कहा एक भारत और श्रेष्ठ भारत हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं। संपूर्ण देश का चित्र यदि आपको आंखों के सामने रखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि हमारे भारत की विशेषताएं बहुत हैं। हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन इस पर हमारे मन में गौरव का भाव नहीं रहता। इसके कारण से अपनी ही चीजों के प्रति हम गिलानी में जीते हैं। और इसलिए अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का भाव ये अपने देश के नागरिकों को होना चाहिए। मैं एक उल्लेख करता हूं छोटा सा संक्षिप्त में। हम सब अपने भाषण में बोलते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अभी हम प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये महत्व की बात नहीं है, सिद्ध ये होना चाहिए कि भारत ही दुनिया में लोकतंत्र की जननी है। अब आपको लगेगा ये कैसा है, एक घटना का उल्लेख करता हूं। जब अपने देश के अंदर संविधान के बनाने का काम चल रहा था तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो मसौदा समिति में भाषण देते हुए कहते हैं कि भारत को लोकतंत्र अंग्रेजों ने नहीं दिया। वो कहते हैं कि 2000 साल पहले उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत गए थे। जब वो दक्षिण भारत गए तो दक्षिण भारत के राजा से उनका परिचय हुआ और परिचय में उन्होंने राजा ने पूछा आप कहां से आए हो। तो ये उत्तर के व्यवसायी उनको उत्तर देते हैं, कहते हैं कि हम उत्तर भारत से आए हैं, हमारे कुछ क्षेत्रों में गण परिषद शासन करती है, कुछ जगह संघीय शासन है और कुछ जगह राजा का शासन है।
ये बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1948 में संविधान बनते समय पर संविधान की बैठक में बोल रहे हैं। कितनी पुरानी घटना, 2000 वर्ष पुरानी घटना को बोल रहे हैं। महात्मा बुद्ध जहाँ के रहने वाले थे वो कपिलवस्तु, वहां संघीय शासन था। वैशाली दुनिया का पहला गढ़ राज्य था और इसलिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र नहीं, हमने दुनिया को लोकतंत्र दिया है। इस प्रकार के विषयों की जानकारी और स्वाभिमान ये हमारे देश के नागरिकों के मन में होना चाहिए। ये यदि होगा तो वो राष्ट्रीय स्वाभिमान हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और साथ ही साथ हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ें। हमारी संस्कृति की विशेषता क्या है? तो हमारी संस्कृति की विशेषता है को मानव के कल्याण में विचार करती है। उसकी दृष्टि खंडित दृष्टि नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, इंटीग्रेशन की दृष्टि है। सबके साथ एक ही का दर्शन करती है, जिसको कहते हैं ईसा वास्तव इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। वो कोऑर्डिनेशन, समन्वय में विचार करती है। वो तोड़ने में विचार नहीं करती, वो विभाजन में विचार नहीं करती, वो समन्वय का विचार करती है। और कल प्रधानमंत्री जी का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं हमारी संस्कृति की विशेषता है इसमें सामूहिक निर्णय है, जिसको वेद मंत्र कहते हैं संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानता। ये सबके साथ मिलकर विचार करना, अकेले विचार नहीं करना। जहाँ अकेले होता है वहां डिक्टेटरशिप होती है और जहाँ समूह होता है वहां समन्वय होता है। इस प्रकार की संस्कृति हमारी है और इसलिए उस संस्कृति का विचार करते हुए और संपूर्ण मानव को, और केवल मानव नहीं संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखने की दृष्टि और ये दुनिया की श्रेष्ठतम संस्कृति का संरक्षण करते हुए अपने देश का गौरव आगे रखे, संवेदनशील हृदय लेकर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए देश का आर्थिक विकास करने वाले ऐसे नौजवान तैयार करने का काम इस विश्वविद्यालय से होना चाहिए। ये हमारी अपेक्षा है। ऐसा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारा छात्र ज्ञान से, जानकारी से दूषित होगा। सही क्या है, गलत क्या है, ये विवेक उसके अंदर होगा, प्रज्ञा उसके अंदर होगी और साथ ही साथ सत्य पर खड़े रहकर आगे बढ़ेगा और ये व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठ, समाज और देश के लिए उपयोगी और विश्व में एक भूमिका निर्माण करने वाला छात्र इन विश्वविद्यालय से हम चाहते हैं। पिछले 7-8 वर्षों में आप सबको ध्यान में आ गया होगा कि अब दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप 200 यूनिवर्सिटी के अंदर भारत की भी 3 यूनिवर्सिटी उस स्थान में दौड़ लगा रही हैं। हमारा नेतृत्व चाहता है, देश चाहता है अब ये विश्वविद्यालय दुनिया की तुलना में उस स्तर के विश्वविद्यालय जाएं और दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले छात्र के तैयार करने का काम हमारे यहाँ से हो। आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में इतनी अपेक्षा रखते हुए और आदरणीय कुलपति जी से एक निवेदन करते हुए, इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। शहर है, लकड़ी का बहुत श्रेष्ठ काम है, नक्काशी बहुत सस्ता शहर है सहारनपुर। लुधियाना की होजरी का भी बड़ा उद्योग है। साथ ही साथ पूरा गांव का क्षेत्र देखेंगे तो सारे क्षेत्र का अपार जल भी है, नदियां बहुत हैं। एक एक गांव जाने के लिए 7-7 नदी भी पार करनी पड़ती हैं। मैं स्वयं भी ऐसे गांव में गया। तो इस क्षेत्र की जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम ये विश्वविद्यालय कैसे बने, यहाँ के छात्रों को उस आवश्यकता को ध्यान में रखकर हमारी शिक्षा का मॉडल हम कैसे दे पाए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के समाज को जागरूक करने का काम ये हम कैसे करें। और इसलिए शिक्षा और शोध यहाँ के क्षेत्र के साथ जुड़ते हुए यदि हमने डेवलप करने का प्रयास किया, विकास करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय जिस भावना के साथ यहाँ खोला गया है, उस भावना को पूर्ण करने में हम सब सफल होंगे और इस क्षेत्र के चतुर्दिक विकास में ये विश्वविद्यालय सहभागी बनेगा। मुझे पूर्ण समय कार्यक्रम में रहना चाहिए था, लेकिन आपके कार्यक्रमों की रचना भी ऐसी है कि अभी काफी समय तक कार्यक्रम चलेंगे। आप सब पूरी उम्मीद है कि ये एक डेफिनेटली एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के बतौर अगले 5 साल में आप लोग इसको देखेंगे। ऐसा होना है और ये कमिटमेंट है हमारे कुलपति साहब का कि ये बिल्कुल 3 साल में इसको एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के बतौर खड़ा करेंगे। जहां तक विश्वविद्यालय को हम देखते हैं तो हम विश्वविद्यालय में एक चीज देखते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट आर लर्नर्स। मेरा एक हमेशा भाव आता है कि स्टूडेंट दे आर लर्नर्स और हर स्टूडेंट में एक पोटेंशियल है और विश्वविद्यालय आके वो कुछ सीखना चाहता है। टीचर्स आर ट्रांसफॉर्मर्स
टीचर्स उस स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। ये दो चीजें एक विश्वविद्यालय में होनी चाहिए और होती हैं। हम इन दो चीजों का मिक्स लेके विश्वविद्यालय को खड़ा करते हैं, तब हमारा रोल एज कर्मचारी उस विश्वविद्यालय में आता है। तो ये एक आज के जमाने में हम देख रहे हैं, एजुकेशन में देयर इज अ ग्रेट शिफ्ट इन एजुकेशन। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, सब लोग उस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं और आज हम उस पॉलिसी में बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज भी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल अंदर तक जाके समझ नहीं पाए हैं कि उसका ध्येय क्या है। तो हम सबको कंटिन्यूस अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को टोटली इंप्लीमेंट करने के लिए। जो ट्रेंड्स हायर एजुकेशन में हम लोग देखते हैं वो है डाइवर्सिटी। अभी आपको शिव प्रकाश जी ने बताया, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हम क्या बनाना चाहते हैं विश्वविद्यालय से। उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि हायर एजुकेशन का एक ट्रेंड है बहुत बड़ा डाइवर्सिटी। दूसरा है इंक्रीज इन नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज। स्टूडेंट नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज से एक कंटिन्यूस शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक चैलेंज है हम लोगों के लिए। हमको क्या करना है? वी हैव टू एम्ब्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी फॉर एजुकेशन आज के समय की डिमांड है। इसी चीज को लेके हम एजुकेशन स्किल इंडस्ट्री के गैप को खत्म कर सकते हैं। ये हमारे रोड मैप का एक मैंडेटरी पार्ट होना चाहिए। वर्चुअल रियलिटी फॉर एजुकेशन क्या है? हम मूक्स के कोर्सेज जितने विश्वविद्यालय में ला सके उतना हमारा डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो सकेगा। हमें विश्वविद्यालय के लिए ऑल्टरनेट फंडिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हर वक्त हम शासन पे भी डिपेंड नहीं कर सकते। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि बाहर के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के कैसे पढ़ें। तो अगर हम इस विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो हम यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करते हुए इतने इंटरनेशनल लेवल के शॉर्ट टर्म टूरिज्म कोर्सेज खोल सकते हैं कि शाकुंभरी इलाके को विकसित करने में हम बहुत फास्ट पेस पर मूव कर सकेंगे। ऐसा मेरा मानना है। दूसरा मेरा ये मानना है, बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम्स टू डेवलप कम्युनिटी। यूनिवर्सिटी इज बेसिकली अ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी आउटरीच से समाज सेवा करती है और समाज सेवा ही विश्वविद्यालय का ध्येय होना चाहिए। समाज सेवा से मतलब हम अगर एक बच्चे को ट्रेन करते हैं तो वो बच्चा एक परिवार अपने घर का चलाने में सक्षम हो और 10 लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो। ये हमारा एक प्लान होना चाहिए और इसी प्लान के मार्फत हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी ये ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम साक्षात्कार करके देख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इन सब की अगर बात करते हैं, ये हमें आज की डेट में ग्रेजुएट लेवल से डाल देने चाहिए कोर्सेज में। जैसे ही ग्रेजुएट लेवल पे इस चीजों से लर्निंग स्टार्ट होगी, हम लोग की तरक्की बहुत जल्दी होगी। जैसा कि अभी आपको बताया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। We really need to have right mix in the students in the sense soft skills, teamwork, communication, adaptability. ये पांचों चीज का अगर समावेश एक जगह होता है और हम ईमानदारी के साथ इन पांचों चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है। और यही चीजों का मतलब है सही डिग्री, सही एजुकेशन। हम एक कागज की डिग्री लेके बाहर नहीं घूम सकते आज के जमाने में। जब तक हमें उस कागज की डिग्री के हर पैमाने पर खरा उतरना होगा। एवरी कोर्स शुड हैव अ स्किल कोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत काम कर रही है। और हर कोर्स में हम लोग इंडस्ट्री के कुछ लोगों को रख के उनकी डिमांड लेके उस तरीके कोर्सेज को डिजाइन कर रहे हैं। ये तो पहला स्टेप है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरा स्टेप क्या है? इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन दोज इंडस्ट्रीज। एक सेमेस्टर पूरा उनकी ट्रेनिंग का होना चाहिए। जैसे सहारनपुर में बताया लकड़ी है, उसके बाद आपके पास लकड़ी के साथ साथ आपका मुजफ्फरनगर पास में लगा हुआ है। एवरी स्टूडेंट शुड विजिट इवन अ स्मॉल प्लेस जहां ये लकड़ी का काम हो रहा है। बच्चा इतना इनोवेटिव है, इतना पोटेंशियल है, वो ऐसी बात सीख के आएगा कि वो कुछ आपको नई डिस्कवरी ही देगा। अगर हम अपना स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम सिलेबस में डाल दें सहारनपुर में, तो आप लोग बच्चों को बहुत जल्दी ग्रो करता हुआ देखेंगे। जो मेरा इस एरिया में, मैं इसी की मेंबर हूं तो 2 बार मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शहर की तरफ भी मैं गई और मैंने उस नजर से भी देखा कि यहाँ बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। छात्राओं के बारे में मुझे ये कहना है, हमेशा मेरा एक प्लेटफॉर्म से कहना होता है, लड़कियों को बहुत प्रमोट करना चाहिए। उनका ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो में ड्रॉप डाउन लड़कियों का है जो कभी नहीं होना चाहिए। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि लड़कियों को कोई समस्या, कोई कठिनाई अपनी हायर डिग्री को कंप्लीट करने में आती है तो आप रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी इतना रखें कि बच्चा अपनी डिग्री कंप्लीट कर सके। और डिग्री के साथ साथ उसमें एक कौशल हम डिसाइड करते हैं तो बहुत छोटी बात है विश्वविद्यालय के लिए करना। एक कौशल उसमें इतना विकसित कर दें कि वो आगे शादी के बाद
अपना 2 पैसा कमाने में सक्षम हो, वो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं छात्राओं को मतलब आई हैव अ पैशन टू सी दैट गर्ल्स आर वर्किंग एंड दे आर गोइंग अहेड विद ऑल। हर डायस पर, हर मंच पर एक महिला हो। हर महिला होने के लिए हमें महिलाओं को इतना आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिस जिस मंच पे महिला है, मान के चलिए वहां के निर्णय बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, महिला होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये देखा है, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। जिस जिस मंच पे महिलाएं होती हैं, दे आर मोर ऑनेस्ट टुवर्ड्स द वर्क, दे आर मोर हार्ड वर्किंग। आई डोंट से यहाँ जितने उनको नहीं बोल रही, वो 2 जगह घर और बाहर को संभालती हैं, तो उनके अंदर से वो चीज बढ़ती जाती है धीरे धीरे, और वो एक बहुत अच्छे से इन चीजों को आगे लेकर आती हैं। अनुग्रहित करें। जगदानंद जी तथा स्वामी भारत भूषण जी। सूर्य नमस्कार के बारे में कहा गया है कि न 10 किलोमीटर दौड़े, 10 बार सूर्य नमस्कार करते तो पूरे शरीर के व्यायाम हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों का तालमेल, या यूं कहे फिर पूरे शरीर की कसरत सूर्य नमस्कार के द्वारा हो जाती है। विभिन्न योगासनों का तालमेल, कुंडली आसन, भूमि आसन, नटराज आसन और वीरभद्र आसन। हम चाहते थे योग गुरु स्वामी भारत भूषण जी की उपस्थिति में ये योग कार्यक्रम होता तो और अच्छा होता। सेकंड, राजकपोत आसन, गौमुख आसन, विभिन्न आसनों का तालमेल। राजकपोतासन, वृक्षासन, पद्मासन और हैंड बैलेंसिंग। पूर्ण धनुरासन का सुंदर तालमेल इन बच्चों के द्वारा। एक पादहस्तान। सबकी ओर से तालियों की बहुत कमी आ रही है। बच्चों का उत्साह कीजिएगा।
दीदियों के द्वारा विभिन्न अवसरों का समावेश डॉक्टर शर्मा अध्यक्ष के रूप में उनका सम्मान किया जा रहा है। शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर अमित मलिक। भाग्य को देखो जाए स्वयं ही बारी, जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी, बंद सुगंधित पवन चले देखो होकर मतवारी, राधा के संग रास रचाए